अच्छा, पहले तो सवाल रहेगा मेरा, क्या आपने पिछले कुछ शोज से ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट में एक चीज़ नोटिस करी है कि मतलब ऑब्वियसली ऑनेस्टली बताओगे ना, तो कि जो पहले किक ऑफ शोज होते थे या फिर जो प्री शो होते थे जहाँ पे वो सिर्फ एक या दो मैच डालते थे और वहाँ पे किसी मैच का होना ऐसे मानते थे कि अब यार ये तो किसी लल्लू सी टीम को या लल्लू से सुपरस्टार्स को डाल दिया है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू इसको कर नहीं रही है, बहुत टाइम से आप देख रहे होगे, तो उसके पीछे का रीजन भी अभी पता चल गया है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू क्या स्टाइल अपना रही है, डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा सा इसको स्पोर्ट्स स्टाइल में ज्यादा प्रेजेंट करने के लिए दिखा रही है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि अब वो प्री शो तो करते हैं, पहले प्री शो में पैनल होता था और मैचेस होते थे, तो अब उसकी वो शो की शुरुआत में ऐसे दिखाते थे कि हमने एक अंडर कार्ड वाला मैच डाला है। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यू पूरी इसको ना एनालिसिस वाली फील देती है कि अरे अब ये वाला शो शुरू होने वाला है तो पहले हम ऐसे दिखाएंगे, कोई भी ऐसा मैच वैच नहीं डालेंगे, मेन शो जहां से शुरू होगा। इवन तभी आपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा कि जो ओपनिंग मैचेस हैं उनकी वैल्यू अब बढ़ गई है। कहाँ पहले जो ओपनिंग मैच होता था उसको एक किक ऑफ मैच की तरह ट्रीट करते थे, लेकिन अब ओपनिंग और मेन इवेंट इन चीज़ों के ऊपर, इनके ऊपर फैंस थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये रीज़न है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसमें क्यों चेंज किया है, एंड आई थिंक अच्छा डिसीजन भी है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को ना एक फ़ायदा रहता था कि वो सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ी सी वो बस जनरेट कर लेते थे, क्योंकि वो यूट्यूब पर भी उसको डाल देते थे, ट्विटर पे वो चलता रहता था। लेकिन अब वो वैसा करते नहीं है, बस वो प्री शो के नाम पे मैचेस नहीं दिखाते, वो पैनल वाले कॉन्वर्सेशन दिखाते। पर्सनली मुझे तो ये अच्छा लगा है, बाकी आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है और क्या आपने ये चेंज फील किया था? क्योंकि मेरे को तो अब जब मैंने देखा मैंने कहा हाँ यार ये तो नोटिस ही नहीं किया, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था। बाकी वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। आज थोड़ी सी एडिटिंग ऐसी वैसी रहेगी, सिर्फ बात ही कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सबसे पहले तो भैया स्टेज के बारे में कुछ बड़ी बड़ी प्रोग्रेशन हमको पता चली है। पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। तो ये फोटो जो है सीधा एलिजेंट स्टेडियम से ही आई है, वही स्टेडियम जहाँ से रेसलमेनिया होने वाली है। और इस वाले स्ट्रक्चर को देख के सच में लग तो रहा है ऐसा कि डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ बना रही है बड़ा। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो अगर इसको फ्लोर के हिसाब से भी मैं देखूं तो ये लगभग 3 या 4 मंजिल तो निकल जाएंगी, जितनी ऊंचाई पर इसको बनाया है। और कोस्ट टू कोस्ट जो कि हर साल रेसलमेनिया के अराउंड अपना भी डिज़ाइन लेके आते हैं, भाई क्या जहर क्या गदर चीज़ उन्होंने बना दी है। इस फोटो में आप देखो, ये रेसलमेनिया का स्टेज उन्होंने अपनी तरफ से प्रिपेयर किया है। अब इसका कोई लिंक मैं तो मानता नहीं हूँ, देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के एक्चुअल रेसलमेनिया के स्टेज से होने वाला है। हालांकि वो जैसे जो डिज़ाइन बनाते हैं वो काफ़ी हद तक कई बार सिमिलर भी लगते हैं, लेकिन मुझे जितना पता है ये डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ तो लिंक्ड है नहीं। तो अगर लिंक नहीं है तो फिर ये स्टेज सिर्फ आप देख के खुश हो सकते हो कि वाह भैया क्या डिज़ाइन बना है, बाकी इसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। लेकिन चलो इस बार एटलीस्ट इतना तो पता लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बिल्कुल ऐसा गिव अप सा नहीं किया हुआ है अपने स्टेज या फिर सेट के डिज़ाइन में। रेसलमेनिया का है तो थोड़ी सी अलग अलग प्लानिंग तो लग रहा है कि चल रही है इनकी। कल स्मैकडाउन के रिव्यू में मैंने आपको बताया था कि रॉक ने एक फोटो पोस्ट करी है जहां पे उन्होंने एनजेपीडब्ल्यू की टी शर्ट पहनी हुई है। और जैसा मैं कह रहा था भाई, रॉक जैसा बिजनेसमैन किस्म का आदमी है, वो ऐसी चीजें ऐसे ही नहीं कर देगा, उसके पीछे रीजन होगा। तो भाई एनजेपीडब्ल्यू का जो ग्लोबल इंस्टाग्राम हैंडल है, उन्होंने ये फ्रेज के साथ जो कि रॉक का ये फिश स्मेल विद द लायन इज कुकिंग, रॉक इज कुकिंग, लायन इज कुकिंग, यहाँ पे उन्होंने इसको लिख दिया। और यही वाली वो फोटो है जो कि रॉक ने भी अपने इंस्टाग्राम पे उसको पोस्ट किया हुआ था। तो क्लियर है यहाँ से एनजेपीडब्ल्यू और रॉक के बीच में कुछ तो चल रहा है। एंड पता है इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है कि एडब्ल्यू की भी एनजेपीडब्ल्यू के साथ किसी तरीके से तो डील, कुछ तो उनका कोलैब है। तो अब वो चीज इस पे कैसे इफेक्ट करने वाली है, क्योंकि जैसे होता है ना मैग्नेट, वो आपस में तो जुड़ जाते हैं लेकिन जब उसको उल्टा करके करोगे तो फिर वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू और ऑल एलिट रेसलिंग का है, वो साथ में कभी आ ही नहीं सकते। एक तो जो बातें उधर से बोल दी जाती हैं तो फिर उसकी वजह से वो जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो देखो अभी क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी है अगर बड़ा डील है तो फिर समझ लो ये एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू का जो चल रहा था मामला इतने टाइम से, अब उस पर जो है ऐसे फुल स्टॉप लगने वाला है। फिर इस समय ट्विटर अगर किसी एक चीज को लेकर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड है रेसलिंग कम्युनिटी के अंदर, तो वह है एलेक्सा ब्लिस का इस साल रेसलमेनिया में ना होना। एक ट्वीट किया एलेक्सा ब्लिस ने जहां पे आप देख सकते हो, ये डर्ट शीट्स ने जब रिपोर्ट किया ना कि एलेक्सा ब्लिस इज सेट टू मिस दिस ईयर्स रेसलमेनिया, उसके बाद ही उन्होंने ट्वीट किया। और यहाँ पे सिर्फ उन्होंने ये वाली जो इमोजी है 4 बार उसको यूज किया हुआ है। अगेन यहाँ पे लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि हम आपको मिस करेंगे रेसलमेनिया में। इवन अगर आप रॉयल रंबल में देखोगे भी तो जो सबसे बड़ी पॉप्स में से एक नाम था वो एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न पर ही मिला था, उसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको कुछ यूज नहीं किया। और ये देखो होना ही था, एक टाइम पे ऐसे बोलते थे कि जब ट्रिपल एच कंट्रोल में आ जाएंगे तो फिर तो भाई सबके साथ अच्छा होगा। ऐसा नहीं होता भाई, हर किसी के अपने बायस होते हैं, अपने फेवरेट्स होते हैं, उस हिसाब से बंदा ऑपरेट करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अलेक्सा ब्लिस उन उसमें नहीं आती, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ट्रिपल एच को लगा होगा अरे यार अब अलेक्सा ब्लिस आ गई है, इसके पीछे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी बहुत सारी। तो जिनके साथ ऑलरेडी चल रहा है मामला उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो वाइट 6 भी नहीं होने वाले रेसलमेनिया में। ओरिजिनली हमने एक प्लान सुना था कि शायद उनका जजमेंट डे के साथ मैच है, तो फिलहाल तो इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा। देखो यार, देखो बहुत सारे लोग कोडी रोड्स के अगेंस्ट हैं रोमन रेंज से, जब से उन्होंने चैंपियनशिप ली है, कि भाई ये कैसे बंदे के पास टाइटल आ गया, इसने टाइटल की जो वैल्यू है उसको
को गिरा दिया है। और अगर वैसे वाले फैंस इस वीडियो को देखेंगे ना तो पता नहीं फिर वो कैसे रिएक्ट करेंगे। वो जो बॉम्ब वाला है ना, जो ओटिस भी ऐसे ऐसे करते हैं, वैसे ही यहाँ पे कोडी रोड्स भी कर रहे हैं। देखो, हर एक सुपरस्टार का अपना अलग होता है। कोई बंदा सीरियस रहता है, कोई बंदा बिल्कुल एटीट्यूड अपनी अलग चौड़ में है, किसी का बिल्कुल अलग हो रहा होता है। कोडी रोड्स थोड़ा है फ्रेंडली किस्म का आदमी कि चलो वो लोगों के साथ मिलजुल के रह रहा है, फैंस जो चाह रहे हैं उसकी उनकी वो विशेष को पूरा करा, तो शायद वैसे ही कोडी रोड्स ने कर दिया। बट फिर मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग फिर ऑब्वियसली कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग कोडी रोड्स को रेल रहे हैं। भाई ये है हमारा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू चैंपियन, इसे तुम चैंपियन कहते हो, जो भी है ये सारी बातें तो चलती रहती है। बट हाँ, एक बड़ी चीज़ जो हमको क्लैश एट द कैसल, अब मुझे बहुत टाइम भी लगेगा भाई इसको अपनी ज़ुबान पे चढ़ाने में। क्लैश इन पेरिस 2025 के लिए डब्ल्यू का ये जो ग्राफिक है वो भी आ चुका है। अब यहाँ पे ये अनाउंस तो वैसे पहले ही हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो सुपरस्टार्स कौन कौन से फीचर्ड हैं। एंड यस, नजरें सबसे पहले मुझे पता है कि सुपरस्टार पर गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, उस टाइम पे देखते हैं क्या हालात होंगे। जॉन सीना भी यहाँ पे पोस्टर में है, तो क्लियर है भाई, जितना रेसलमेनिया से पहले एक्टिव नहीं थे ना जॉन सीना, अब लग रहा है कि रेसलमेनिया के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि शायद ये बंदा जीतने वाला है। प्रिडिक्शन वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है चैनल पर, और इंस्टाग्राम पे भी चिपके रहना, कुछ अलग करने वाले हैं, तो कुछ प्लान तो है मेरा, तो देखते हैं फिर रेसलमेनिया में क्या गोल खिलाएंगे। बट यस, उसके बाद की तैयारी भी अभी से चल रही है। पोस्टर तो बढ़िया लग रहा है। क्लैश एट द कैसल को बस क्लैश इन पेरिस ये बोलने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाएगा। अगली स्मैकडाउन जो हर बार ये करते हैं, स्मैकडाउन रेसलमेनिया स्मैकडाउन, इसको उन्होंने जो अनाउंस कर दिया है, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता भाई। एक बात मुझे बताओ, रेसलमेनिया 41 है ना, तो कोई ये क्यों देखेगा कि रेसलमेनिया स्मैकडाउन में क्या हुआ? कोई याद नहीं रखता भाई इसे, बस वो कहने के लिए रेसलमेनिया उन्होंने चिपका दिया कि ये स्मैकडाउन के आगे, कि इनको रेसलमेनिया में ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। तो आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, ये जो है एनुअल जो डब्ल्यू की थिंग है, उसको ये कर रहे हैं। अब तो मुझे इस पॉइंट पे लग रहा है कि डब्ल्यू बर्डन थोड़ा सा प्रेशर में है, कि क्योंकि इससे आंड्रे द जायंट का नाम एसोसिएटेड है, तो फिर वो नहीं चाहता है कि वो इस चीज़ को ऐसे डिच कर दें, क्योंकि कर दिया उन्होंने तो थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। क्योंकि इस पॉइंट पे मुझे तो देखो उसका कोई यूज केस लगता ही नहीं है। अगर आप किसी सुपरस्टार को जीतते हुए देखोगे तो क्या वो लीड करता है आगे? ऐसे ऐसे नाम भी जीते हैं आंड्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल को, जिनको देख के लग रहा था उस टाइम पे कि तो कुछ तगड़ा होगा, लेकिन वो जीतने के बाद भी उन्होंने किया नहीं। तो मैं तो इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ डब्ल्यू बहुत जल्दी कैंसल निक्स डिच कर सकती है। वो तो सिर्फ इस नेम की वजह से डब्ल्यू ने अब तक नहीं किया, वरना इसकी वैल्यू तो देखो कुछ बची नहीं है। और मैं कुछ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही नहीं बोला, तो मैं डेफिनेटली सुनना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में। यार दिल तो थोड़ा सा टूट जाएंगे आपके इस चीज़ को देख के, जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले जो रेसलमेनिया 41 का मैच कार्ड था, इस पे जब डब्ल्यू ने पोस्ट किया था अपना ग्राफिक, तो वहाँ पे रोमन रेंस का जो पत्ता है, रोमन रेंस की वो जो गड्डी का पत्ता है, उसमें पीछे पॉल हेमन भी हैं। लेकिन अब जो अपडेटेड यहाँ पे आया है उसमें आप देख सकते हो पॉल हेमन वहाँ से जा चुके हैं। और क्यों? क्योंकि हमको पता है कि रोमन रेंस के कॉर्नर पर तो पॉल हेमन होने ही नहीं वाले। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने ना इसको दिमाग में अच्छे से फ्रेम किया नहीं है कि पॉल हेमन का रोमन रेंस के साथ ना होना कितना वियर्ड है। सोचो, रेसलमेनिया हो रही है, चलो मानते हैं, सबसे पहले सेथ रॉलिंस की एंट्री हो गई, उसके बाद रोमन रेंस की एंट्री हो रही है अकेले, एंड देन फिर सीएम पंक की एंट्री हो रही है, और पॉल हेमन साइड से बिल्कुल चौड़ में चलते हुए आ रहा है, क्योंकि वो चौड़ तो अपनी दिखाई गई, अब जो उसने काम, जो उसको ड्यूटी मिली है वो तो वो करेगा ही। लेकिन फिर एकदम से जब वो रोमन रेंस के साथ आंखें मिलाएगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? या फिर हो सकता है कि पॉल हेमन डरा डरा पहले से ही है सीएम पंक के साथ कि यार गलत करना पड़ रहा है कुछ, लेकिन वो डर बस थोड़े ही देर का रहेगा, क्योंकि इस मैच के एंड में जो पॉल हेमन भसड़ क्रिएट करने वाले हैं वो तो कुछ ऐसी होगी जो बिल्कुल क्लियर ही बता देगी कि ये बंदा इधर की साइड है, इधर की साइड है, इधर की साइड है, फिर किधर की साइड है। क्योंकि अभी तक तो थोड़ा सा न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं पॉल हेमन, लेकिन जब इतनी दुश्मनी सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच हो, तो कलाकार आदमी आपका न्यूट्रल होना तो फिर बन नहीं पाएगा यहाँ पे। और बन नहीं पाएगा क्या, पॉल हेमन ही सबको बनाएंगे रेसलमेनिया में। देखो अभी कल परसों वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया का जो रन टाइम है वो कितना होने वाला है। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके मैं आपको बता सकता हूँ। मैंने आपको बोला था ना कि 9 घंटे का रेसलमेनिया का शो होगा, तो अब इसके बारे में पता चल गया 3 घंटे तो मैंने आपको बता दिए थे कि डब्ल्यू के होने वाले हैं रेसलमेनिया के प्री शो वाले। मेन शो होगा 4 घंटे का, तो ये टोटल 7 आवर्स हो गए। और उसके बाद जो 2 घंटे बचे वो घंटे डब्ल्यू पोस्ट शो के लिए बचा के रखेगी। तो इस तरीके से पूरा रेसलमेनिया चलने वाला है, यानी कि अच्छे से अपनी कॉफ़ी रेड बुल जो भी है अपने आप को जगाए रखने के लिए वो ले लेना, क्योंकि कितना ही तगड़ा शो हो जाए, जब पूरी 9 घंटे का आप देखोगे तो वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट तो कर ही देगा। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि प्री शो तो उससे इतना फर्क पड़ता नहीं है, पोस्ट शो के अंदर स्पेशली रेसलमेनिया की नाइट 1 के बाद मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, क्योंकि फिर उनको कंटिन्यू भी तो करना है वो बिल्ड रेसलमेनिया की नाइट 2 के लिए, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। बाकी तो रेसलमेनिया की अब एक्साइटमेंट हो रही है भाई, जल्दी से
लेके आ जाओ। अब तो वैसे एक ठीक इस समय आपको चैनल पे रेसलमेनिया का रिव्यू ही दिख रहा होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद ही रेसलमेनिया, तो बहुत पास आ गई भाई। पता नहीं ब्रॉन ब्रेकर के साथ क्या ऑब्सेशन हो गया, क्या प्यार हो गया जॉन सीना को। उन्होंने लगातार 2 अपनी जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हुई है वो ब्रॉन ब्रेकर की हैं। सबसे पहले उन्होंने इस वाली फोटो को पोस्ट किया जब वो कार्लिटो को ऑलमोस्ट स्पीयर हिट करने ही वाले हैं, और दूसरी वाली फोटो में अगेन वो कार्लिटो को स्पीयर हिट करने ही वाले हैं। उससे पहला वाला जो फ्रेम है वो है। अब क्या ये पूरी मुझे तो लग रहा है एक एक फ्रेम डाल डाल के बस उसको लगा के चला दोगे ना तो एक वीडियो की तरह ही काम करेगा। ऐसे जॉन सीना ही इस चीज़ को पोस्ट कर रहे हैं। बाकी यार ज़्यादा मतलब आप निकाल नहीं सकते इस चीज़ का, क्योंकि जॉन सीना की जो इंस्टाग्राम पोस्ट है उनका ऐसा कोई खास मतलब होता है नहीं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ ना, पहले बोल देना बहुत बड़े इसको डिस्क्लेमर के साथ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में। ऐसा कुछ हो रहा है दूर दूर तक उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एक आर्टिकल पब्लिश होता है कि कौन कौन से रिटर्न हो सकते हैं पॉसिबली रेसलमेनिया 41 में। सबसे पहले यहाँ पे जो नेम मेंशन है वो है द रॉक का। ऑब्वियसली ये अगर रॉक का रिटर्न रेसलमेनिया में नहीं हो रहा तो डिसअपॉइंटमेंट से भरे होने वाले हैं फैंस, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने जॉन सीना के हील टर्न में प्ले किया था, अगर फिर वो आगे स्टोरी लाइन के अंदर नहीं है, अब रेसलमेनिया में भी नहीं है, तो भाई वो डिसअपॉइंटिंग तो लगेगा। दूसरा जो नेम है यहाँ पे वो है बिल गोल्डबर्ग का। अब गोल्डबर्ग के बारे में हमने सुना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ओरिजिनली उनको गुंथर के साथ मैच करवाना चाहती थी, लेकिन फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने उन प्लान को कैंसिल कर दिया। अब देखो मैंने आपको बताया कि समर में गोल्डबर्ग का उनका रिटायरमेंट मैच होगा, ऐसा वो खुद बोल चुके हैं। तो अगर इस चीज को वो रेसलमेनिया से ही टीज करें, क्योंकि सबसे बड़ी स्टेज से ही वो करना चाहेंगे, तो जे उसो और गुंथर के मैच में ऑब्वियसली मैच खत्म होने के बाद ही आप मानो शायद हमको गोल्डबर्ग की इसमें कुछ अपीयरेंस दिख सकती है, क्योंकि फिर ये अगर गुंथर और गोल्डबर्ग के मैच के प्लान के साथ चल रहे हैं तो यहां से इसको आगे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो तीसरा रिटर्न है जो बहुत बड़ा शुरू में डिस्क्लेमर दिया ना वो इसी वजह से, वो नेम है यहाँ पे द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर का। अभी हमने ब्रॉक लेसनर के नेम को भी रिसेंटली मेंशन होते हुए देख लिया, और आपको पता है ये जो पूरी 3 वे वाली स्टोरी लाइन है सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और सीएम पंक की, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट पॉल हेमन ही है कि वो किसका है, वो वाइजमैन है या फिर वो बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए जो बहुत लंबे पीरियड तक पॉल हेमन ने ऑन स्क्रीन अपना रोल किया है वो किया है एज एडवोकेट ऑफ द बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर। तो अगर ब्रॉक लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस लेके आ रही है, और जैसे मैंने आपको बोला था कि अब तो ब्रॉक लेसनर नहीं आ रहा है क्योंकि अब रेसलमेनिया से पहले उनका कुछ मैच वैच, अगर उनको रेसलमेनिया मैच करना हो तब तो वो आते, लेकिन वो कोई है नहीं। बट इमेजिन अगर ब्रॉक लेसनर वापस आ रहे हैं और उनको इसीलिए अब तक वो नहीं लेके आया ताकि वो एज सरप्राइज रिटर्न की तरह उनको यूज कर सकें एट रेसलमेनिया 41। एंड ऑब्वियसली आने के सारे उनके सेंस हैं, क्योंकि पॉल हेमन इस वाली स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस उनका हमेशा ही रहेगा सीएम पंक के साथ और फिर रोमन रेंस के साथ। अब देख लो, इसलिए मैंने बोला है ये सिर्फ अभी चर्चाओं करने के लिए ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगता है ऐसी चीज़ है नहीं जो कि पहले से बाहर निकल के आ जाएगी। ये एक सरप्राइज की तरह ही होने वाली है हमेशा अगर ब्रॉक लेसनर कभी वापस आ रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल अब उनको कोई देख ले कि भाई अरे हमने ब्रॉक लेसनर को बैक स्टेज अरेना में पहले दे, तो वो हमेशा अपने आप में अलग सीन होता है। बाकी आप बताओ आप क्या सोचते हो, अब रेसलमेनिया कैसी फील आ रही है आपको, काफ़ी पास आ चुकी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।